सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई हुई है ना। तो आज हमारा 33वां दिन है। तो बाकी जो हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ना आपको सेपरेट करके सभी टॉपिक जैसे वर्ण हो गए, आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के ऊपर मैंने वीडियो आपको बना दी है ना। एक स्टैटिक टॉपिक भी है, स्टैटिक जीके का टॉपिक भी है आपका, देश और उनकी राजधानियाँ, वो भी बना दी हैं। बाकी 2 टॉपिक आपके और बचते हैं, क्रिया और अव्यय, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है श, श, स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं आपके प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो यहाँ क्या पूछा है बच्चों? श, श और स, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे? इनको बोलेंगे बच्चों संघर्षी व्यंजन, है ना। क्या बोलेंगे? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है बच्चों? बोलता है कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़े, है ना, उनको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। ये 3 है हमारे, है ना, उसमें प्रथम 3 जो है वो उनको क्या बोलते हैं? उनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। यदि बच्चों हम स्पर्श संघर्षी बोले तो स्पर्श संघर्षी मतलब ये स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। स्पर्शीय व्यंजन जैसे आपको पता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 25 है ना। तो इनमें जो आपके स्पर्श संघर्षी हैं वो कौन से हैं? आपके च, छ, ज और झ। यदि आप इनका उच्चारण करेंगे तो श, श, स की तरह ही इसमें भी संघर्ष करना पड़ता है हमें, है ना। इनमें भी जोर लगाना पड़ता है, इनके उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में बेटा अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, ई, ढ़, ढ या अंग और अह। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा अंग और अह। यदि हम अंग की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुस्वार। और अह की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों विसर्ग। और इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अयोगवाह। और बेटा एक और प्रश्न भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि अयोगवाह की संख्या किस विद्वान ने 2 मानी है? तो किसने मानी है? ये किशोरीदास जी ने इनकी संख्या 2 मानी है। और यदि बच्चों इनकी बात करें, ऑप्शन सी में जो है ना ड़ और ढ, यदि हम बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना, यदि आपसे पूछे कि उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, है ना, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं और ये कितने हैं? तो ये कितने हैं बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन हमारे कितने हैं? 2 हैं, ये ड और ढ है ना। इनमें याद रखना कि उत्क्षिप्त और द्विगुण जब भी बोलेंगे तो ड और ढ के नीचे बिंदी जरूर लगाइएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से आगत व्यंजन है। तो निम्न में से आगत व्यंजन कौन सा है बच्चों? ये अ है, क है, ज है या ज्ञ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ज हो जाएगा। इसमें मत करना, बहुत सारे बच्चे इसको कर रहे होंगे। ये आगत व्यंजन बोलते हैं, ये सॉरी आगत स्वर बोलते हैं ना। यहाँ आगत व्यंजन पूछा है बच्चों, है ना। यहाँ आगत व्यंजन पूछा है तो ज, है ना। ठीक है, अगर हम आगत व्यंजनों की बात करें तो बच्चों ये कौन से हैं आपके? क, ख, ग, ज और फ। और इसके नीचे बच्चों हमेशा हलंत लगाना मत भूलना, है ना। आपके जितने भी आगत व्यंजन हैं वो क्या हैं? वो आपके ये 5 हैं और इनके नीचे क्या होता है? नुक्ता लगा होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कौन सी भाषाओं से लिए गए? ये बाहरी भाषाओं से लिए गए हैं ना, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। उर्दू और फारसी से संबंधित ये लिए गए हैं। हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है और हिंदी में जब भी इनका प्रयोग करते हैं तो देखो किसी भी भाषा से हमने शब्द लिए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ही इनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। और यदि हम बच्चों इसकी बात करें, ये जो आगत स्वर है ना, आगत स्वर को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर लिखते तो इसका प्रयोग करते हैं, इसको आगत स्वर कहते हैं ना। और जो बाकी हमने अभी बताया उसको आगत व्यंजन कहते हैं। समझ गए? हाँ, अब कोई गलती मत करना, ठीक है। बोलता है निम्न में से कौन सा संज्ञा से संबंधित शुद्ध नहीं है? पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे, समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे, सभी पशु जातिवाचक में आएंगे, या फिर तोता व्यक्तिवाचक में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ये गलत है, क्योंकि तोता व्यक्तिवाचक में नहीं बल्कि तोता किस में आएगा? जातिवाचक में। तोता कहने से बच्चों संपूर्ण जाति, संपूर्ण तोता जाति की जाति को दर्शाने का काम कर रहा है ये शब्द। ठीक है, यदि हम बात करें, देखो यहाँ इनके अलावा है ना, ऑप्शन डी के अलावा सभी सार्थक
व्यक्तिवाचक हैं और सभी शुद्ध हैं, है ना। मतलब पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे। तो देखो पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ जाति में आएगा, पर पहाड़ के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितने भी नाम आएंगे, जैसे मैंने पहाड़ बोला तो जाति है, फिर आप एल्ब्रुस बोलेंगे, गॉडविन ऑस्टिन बोलेंगे या हिमालय बोलेंगे, है ना, माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, तो वो क्या है, वो पर्टिकुलर एक ही है, तो वो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। बोलता है समाचार पत्रों के नाम, बेटा समाचार पत्र बोलेंगे तो वो जातिवाचक है, पर जब हम दैनिक जागरण बोलेंगे, अमर उजाला बोलेंगे, द हिंदू बोलेंगे, ट्रिब्यून बोलेंगे, है ना, और भी जितने भी नाम है समाचार पत्रों के, वो आपके व्यक्तिवाचक में जाएंगे। ठीक है। और दूसरा है कि सभी पशु जातिवाचक में आएंगे, तो बिल्कुल जातिवाचक में आएंगे। आप गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी आपके पशु पक्षी जितने भी होंगे बच्चों, वो सारे किस में जाएंगे आपके, वो सभी आपके जातिवाचक में जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, ममता, बड़प्पन या फिर लड़कपन। तो ये क्या है बच्चों? ये मिठाई आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास, है ना, मिठाई से मिलकर, मिठाई से बनी भाववाचक संज्ञा होती है ना, मिठास, है ना। तो जब मिठास बोलेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। अदरवाइज मिठाई क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि मिठाइयों के बहुत प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। तो मैंने बोला है कि जहाँ भी जिस भी वस्तु के प्रकार बनते हैं, वो आपकी किस में आएगा बच्चों, वो आपकी जाति में आएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रूप के आधार पर सर्वनाम के प्रकार हैं। तो रूप के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं बच्चों? तो रूप के आधार पर सर्वनाम के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक मौलिक हो गया बच्चों, है ना, मौलिक सर्वनाम, और दूसरा क्या है, यौगिक सर्वनाम, है ना। मौलिक और यौगिक। देखो मौलिक की बात करें तो मौलिक मैंने आपको पहले ही बताया कि मौलिक मतलब मूल, है ना, जो किसी और के ऊपर स्वतंत्र नहीं है, जो किसी और के ऊपर आश्रित नहीं होते, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो मौलिकों की संख्या पूछे बच्चों, तो मौलिकों की संख्या कितनी है? 11। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं बच्चों मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 जितने भी हैं वो क्या हैं आपके, वो मौलिक हैं, ना। फिर मौलिक से जो यौगिक बनते हैं, किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के अनुसार। तो जो परिवर्तन होता है वो आपके क्या कहलाएंगे? फिर वो आपके यौगिक कहलाएंगे। देखो मौलिक को तो अच्छे से याद रखना। ठीक है। रूप या उत्पत्ति के आधार पर बोल रहा है ना। ठीक है। जब प्रयोग के आधार पर बोलेगा तो उसके कितने हैं? 6 प्रकार के होते हैं फिर, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण है, या उपरोक्त सभी हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्रविशेषण है। ठीक है। प्रविशेषण क्यों है? क्योंकि ये जो यहाँ जो आपका विशेषण है वो है तेज, है ना, तेज। क्रिया क्या है? क्रिया दौड़ना है ना, क्रिया दौड़ना है, और कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है, माने दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो विशेषण का आपका तेज है, पर जो विशेषण की भी विशेषता बताया है ना, जो विशेषण की भी विशेषता बताएगी कितना तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण, है ना। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो कहलाता है बच्चों प्रविशेषण, है ना। आई होप अब आप समझ गए होंगे। बोलता है सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है बच्चों? सभा में 20 लोग थे, है ना, सभा में 20 लोग थे, इनमें से कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक है, परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि 20 क्या होता है? 20 होता है ढेर सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग, है ना, कि बहुत सारे लोग थे। इसका देखो एग्जामिनर कभी भी ऐसा शब्द नहीं देगा कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसा शब्द ही देगा जिसमें कन्फ्यूज़न हो, है ना। तो यहाँ क्या है? 20 क्या होता है? ये होता है बहुत सारे, है ना। कि देखो बहुत जहाँ भी होगा तो अनिश्चित, है ना, और लोगों की बात हो रही है बच्चों, है ना, लोगों की बात हो रही है, तो लोगों को तो गिनते हैं ना, मापते तोलते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा है बच्चों? यहाँ देखो, है ना, रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीता कल से बीमार है ना, विनीता कल से बीमार है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा आपका ये संगीता ने राधा को पुस्तक दी, है ना, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। देखो यहाँ संगीता क्या है? कर्ता, है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, जैसे मैंने पहले बोला था कि आप जब भी आप क्रिया से संबंधित करेंगे प्रश्न, तो पहले आपने क्या ढूंढना है? पहले ढूंढना है क्रिया, है ना,
क्रिया, ठीक है। फिर कर्ता ढूंढना है ना, कर्ता और क्रिया मिल गई तो फिर उनके बीच से है ना प्रश्न करने हैं। क्या प्रश्न करने हैं? एक तो क्या प्रश्न और एक किसे प्रश्न, है ना। इन दोनों के उत्तर यदि मिलते हैं तो द्विकर्मक क्रिया होगी, है ना, कि कर्ता प्रश्न करेंगे, कर्ता क्या क्रिया करता है ना, या कर्ता किसे क्रिया करता है। तो यहाँ देखो हमने ढूंढा कि कर्ता क्या है, ये आपका संगीता है ना, और क्रिया क्या है, देने की क्रिया है ना। तो संगीता ने क्या दिया, है ना, क्या दिया, क्या दिया, तो पुस्तक दी, है ना, क्या दी, पुस्तक दी, है ना। पहला कर्म तो देखो मिल गया है ना, पहला कर्म हमें मिल गया। बोलता किसे दी, है ना। अब दूसरा है कि किसे दी, है ना, तो किसे दी, राधा को दी, राधा को, है ना, ठीक है। तो यहाँ दूसरा कर्म मिल गया है ना, तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। किस में चला जाएगा, द्विकर्मक में, है ना, क्योंकि यहाँ दो कर्म मौजूद है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है वह नित्य संस्थान आया करता है ना, वह नित्य संस्थान आया करता है। संयुक्त क्रिया का भेद है, तो कौन सा भेद है बच्चों, अभ्यास बोधक है, नित्यता बोधक है, नाम धातु क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका अभ्यास बोधक क्रिया, है ना। देखो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं ना, ये क्रियाएं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। देखो अभ्यास का मैंने क्या बोला था कि जहाँ भी किसी काम के खत्म होने का बोध हो जाए, है ना, जहाँ कोई काम खत्म हो जाए, है ना, कि जैसे वो नित्य संस्थान आया करता है तो क्या है, वो रोज आता, पर हो सकता है कि बीच में ना आए तो क्रम टूट जाएगा, है ना। और नित्यता बोधक में क्या होता है, नित्यता बोधक में होता है बच्चों जहाँ बिल्कुल किसी काम के खत्म होने का पता ही ना चले, है ना, तो होता है आपका नित्यता बोधक। जैसे आपके दिल का धड़कना है, तो दिल का धड़कना क्या है, नित्यता बोधक है, वो कभी खत्म थोड़ी होता है। जब दिल का धड़कना बंद हो गया तो वैसे ही सांसें बंद। जैसे सांसों का चलना है, तो सांसों का चलना अभ्यास बोधक नहीं है, वो भी नित्यता बोधक है, उसके खत्म होने का कभी भी पता नहीं चलेगा। नदी बहती है, वायु चलती है ना, आपके सूरज घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो क्या है, वो नित्यता बोधक है, जिनके खत्म होने का कभी पता नहीं चलता है, समझ गए। और अभ्यास बोधक होता है जहाँ किसी कार्य के खत्म होने का बोध हो जाएगा, मतलब बीच में रुकावट आ जाएगी ना, बीच में वो खत्म हो जाएगा, अवरोधित हो जाएगा, ठीक है। जहाँ चीज़ नहीं कोई अवरोधित होती है तो वो किस में आएगा, वो आपका नित्यता बोधक में ही आएगा, है ना। आगे करते हैं। बोलता है मंदाकिनी और जाह्नवी किसके पर्यायवाची हैं। तो गंगा के, यमुना के, बिजली के, या सरस्वती के। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके मंदाकिनी और जाह्नवी हैं गंगा के पर्यायवाची, है ना। पर्यायवाची पे बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं ना, मुझे डेली मैसेज आते रहते हैं कि सर इनको कैसे करना है। देखो इनको तो बेटा आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये याद नहीं करने हैं ना, ये याद होते भी नहीं है, बस इनको लर्न करते जाओ, है ना, कि पूरी रीडिंग करनी है तो जितने भी नोट्स हैं वो पढ़ जाओ बस, है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है आपके, ठीक है, ठीक है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उसको ईजिली कर लेंगे, पर इनको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई 10-15 बार पढ़ जाओ, समझ गए, कि डेली देखो 1-2 बार तो रीडिंग करनी ही है, समझ गए। बोलता है छंद का समानार्थी शब्द है, तो छंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, आवरण, पद, बंधन या आचरण। तो छंद का क्या हो जाएगा बच्चों, छंद का हो जाएगा समानार्थी पद, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची का समूह शुद्ध नहीं है ना। इसमें एक बाकी तो सारे शुद्ध होंगे ना, एक ही शब्द के पर्यायवाची होंगे, पर एक में एक ऑप्शन में एक पर्यायवाची शुद्ध होगा, ठीक है, उसको आपने ढूंढना है। बोलता है आस्था, श्रद्धा, आदर या कदर, आमोद, विनोद, प्रमोद या सुख, असभ्य, अभद्र, अभिशिष्ट या दुर्भिक्ष, या अनार, दाड़िम, शुक्प्री या मणि बीज। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा दुर्भिक्ष, है ना। दुर्भिक्ष आई थिंक गरीब का होता है, ये मुझे इसका याद नहीं आ रहा है बच्चों, है ना, ये मैंने देखा था पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर हाँ इसका ऑप्शन यही है ना, ऑप्शन सी। बाकी सब एक ही के पर्यायवाची ना, असभ्य के ही पर्यायवाची हैं। ये दुर्भिक्ष किसी और शब्द का है ना, ठीक है। अगला करते हैं। बोलते निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची का शुद्ध युग्म है ना, तो कौन सा है बच्चों, गुंडाकेश, धनंजय, पर्यायवाची का शुद्ध युग्म नहीं है होगा यहाँ, है ना बच्चों, यहाँ नहीं है होगा, है ना, नहीं है। बाकी 3 सही होंगे और एक अशुद्ध होगा, तो अशुद्ध ढूंढना है। गुंडाकेश, धनंजय, पार्थ या अर्जुन, अंचल, अंत, किनारा या पल्लू, इंद्राणी, शची, पोलोमी या शतावरी, मकरकेतु, स्मर, अनंग या स्कंद। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, जो आपका
स्कंद है ये आपके इसका नहीं है ना। बाकी ये मकर केतु हो गया, स्मर हो गया, अनंत हो गया, ये एक ही के पर्यायवाची है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से ओजस्वी का विलोम होगा। तो निम्न में से ओजस्वी का विलोम क्या होगा बच्चों? तेजस्वी, निस्तेज, भीरु या उपरोक्त सभी। तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा? ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, है ना। ओजस्वी का समानार्थी ही क्या है? तेजस्वी, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं झनकृत का विलोम होगा। तो झनकृत का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? निस्तब्ध, शांति, निश्झंकृत या आगीत। तो झनकृत का क्या हो जाएगा? निस्तब्ध हो जाएगा, है ना, निस्तब्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्न में से कौन सा चपला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? लक्ष्मी, जीव, भांग या हठी। तो इसका हो जाएगा हठी। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द सूर का अनेकार्थी नहीं है ना। तो सूर का अनेकार्थी नहीं है अर्क, पंडित, मदार या मेंढक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मेंढक अनेकार्थी नहीं है, बाकी सब आपके सूर के अनेकार्थी है ना। अगला करते हैं, बोलता है राघव और हेमंत कल दिल्ली जाएंगे। वाक्य में रेखांकित अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। देखो ये दोनों शब्दों की समानता को बता रहे हैं, ना कि उनके बीच में संबंध को बता रहे हैं ना। तो आपके समुच्चय बोधक माने समूचे वाक्यों को या फिर वाक्यांशों या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम है ना। दो शब्दों के बीच में समानता या दो वाक्यों या वाक्यांशों के बीच में समानता या उन दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का जब भी काम होगा तो उनको बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक आगे दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। जहां दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को समान रूप से जोड़ने का काम करता है तो वहां क्या होगा? समानाधिकरण। जैसे ये है, ये समानाधिकरण के अंतर्गत आएगा। राघव और हेमंत दोनों को बराबर करने की बात कर रहा है ना। जैसे और हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, वो हो गया, है ना। ये किस में आएंगे? ये आपके समानाधि में आएंगे। और व्याधि में क्या आएंगे? जो एक सामान्य वाक्य या फिर एक कंप्लीट वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का काम जब भी करे तो वो क्या है? वो व्याधिकरण होंगे। जहाँ दो चीज़ों या दो वाक्यों के बीच में समानता ना दिखाकर उनको आश्रित, है ना, एक आश्रित वाक्य होगा, उन दोनों को जोड़ने का एक मतलब संपूर्ण वाक्य होगा, एक दूसरा पहले के ऊपर आश्रित होगा। जब इन दोनों को जोड़ने का काम होगा तो बच्चों किस में चला जाएगा? वो तब वो व्याधिकरण में चला जाएगा। इसमें कौन कौन से, जैसे क्योंकि, किंतु, परंतु, की, ताकि जैसे शब्द आपके किस में आएंगे? वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक में आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक दो दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट हम क्रिया के ऊपर कर लेंगे, है ना। क्रिया के ऊपर आपका टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद लास्ट ही टॉपिक बचेगा हमारा अव्यय के ऊपर, है ना। तो मैं एक दो दिनों में आपको टॉपिक प्रोवाइड करवा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है अंगारों पर अंगारों पर पैर रखना, है ना। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चे? अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना, असंभव कार्य करना, जानकर मुसीबत मोल लेना या अपनी शेखी दिखाना। तो क्या है बच्चों? ये है अंगारों पर पैर रखना। एक अंगारों पर चलना है ना, एक अंगारों पर चलना है, समझ गए? अंगारों पर चलना। बैटरी लो हो गई, है ना। अंगारों पर चलना अगर दिया होगा, है ना, अंगारों पर चलना दिया होगा बच्चों तो कठिन कार्य है ना। पर यहाँ बोल रहा है अंगारों पर पैर रखना, तो अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, बाकी अच्छे से आप पढ़ते रहिए, बाकी अपना ध्यान रखिए। सीताराम।